हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। इसकी बात मैं आपको पहले बता दूं, जो इसके नोट्स हैं आपकी बुक में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो नेट से मैंने नोट्स जो मैंने पढ़े हैं वो मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिए बुक के नोट्स के साथ साथ, तो आप उसको वहां से देख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। बॉन्ड एनर्जी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा सेम होती है। ओके, अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो वो क्या होती है, हमारे मॉलिक्यूल में जब वो गैसियस स्टेट में है उस टाइम पे उसकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, 1 मोल मॉलिक्यूल को जो गैसियस स्टेट में है उसको तोड़ने के लिए, उसकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन एटम है, उसने बॉन्ड फॉर्म करी, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ना ये, इस तरह से ओवरलैपिंग से। जब भी हमारी बॉन्ड फॉर्म होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी रिलीज होती है। यहाँ पे हमारी 433 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। अब इस बॉन्ड को हमें तोड़ने के लिए इतनी ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जितनी उसकी फॉर्मेशन के वक्त रिलीज हुई थी। ठीक है, हमारी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी जब बॉन्ड फॉर्म हुई थी, 433। तो हमें इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। कब? जब ये हमारे गैसियस स्टेट में हो एटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, H रेडिकल प्लस H रेडिकल, और ये जो हमारा प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, हमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है। जब भी हमें एनर्जी देनी पड़ती हो, मतलब हमारा सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो, तब क्या होता है, हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, या हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन को देखें, क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break the bonds of, to break the bond of 1 mole of molecule, और वो कौन सा मॉलिक्यूल होना चाहिए, गैसियस फेज में इनटू गैसियस एटम्स। गैसियस फेज के मॉलिक्यूल को गैसियस फेज के एटम्स में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें नीडेड होगी, रिक्वायर्ड होगी, उसको बोलेंगे हम बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पे लिख लो, इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। इसको हम बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं, और बॉन्ड इंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी लिख लेना, इसको बॉन्ड इंथैल्पी भी बोलते हैं। अब देखो, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हुई उतनी ही वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसका मतलब ये क्या मेजर करता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। ठीक है, देखो ये डेफिनेशन भी लिख लो और करके, इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। और हमारी बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। समझ रहे हो मेरी बात? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के क्या मतलब है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बात नोट डाउन कर लो, मॉलिक्यूल को, गैसियस मॉलिक्यूल को हम गैसियस एटम्स में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। और ये क्या मेजर करता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, एनर्जी की वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा हमारे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी या कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। ये तो बात होगी हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। और इसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, बॉन्ड एनर्जी को हम, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं या किलो कैलोरी पर मोल में। ओके, ये सब बातें आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए।
अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको बॉन्ड लेंथ में बोला था ना कि हमारी सी बॉन्ड लेंथ किसी भी मॉलिक्यूल में चले जाए हमेशा सेम रहेगी, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज ऐसी नहीं होती। जैसे मैं बात करूं OH बॉन्ड की, इस बॉन्ड की पर्टिकुलर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की H2O में अलग होगी, मिथाइल अल्कोहल में अलग होगी, डिफरेंट वैल्यूज होंगी। इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए वैल्यूज डिफरेंट आ जाएगी, सेम नहीं आएगी। क्यों हो रहा होगा ऐसे? देखो जो हमारे साथ में एटम्स अटैच्ड है ना, उसका इफेक्ट पड़ रहा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज पे। ओके, इसको हम सिंपल वे से अगर हम समझें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये होती क्या है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जब हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, उसमें हमें एक सिंगल बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे उसको बोलेंगे हम बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जी की वैल्यू। आपको और इजीली समझ, डेफिनेशन लिख लो इसकी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक a single bond in 1 mole of molecule, 1 mole of molecule। अब देखो 1 मोल मॉलिक्यूल लो कोई भी आप, जैसे हमने ले लिया CH4 में हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है हमारी? sp3। इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब ये CH4 हमारा एक 1 मोल मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड को हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की वैल्यू पूरे CH4 मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट आएंगी। जैसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू ऑफ CH की देखें, पहले हम CH4 में हमने ये वाली बॉन्ड तोड़ी, मान लो ये वाली बॉन्ड तोड़ी, क्या होगा? हमारा H रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा, एक इसके पास चले जाएगा। इसी तरह से हमारी होमोलिटिक लीवेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल। यहाँ पे जितनी, अब यहाँ पे एक बार लिख लेना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम D से डिनोट करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो होगी हमारी 439 किलोजूल पर मोल। अब हमारा बचा क्या? हमारा ये तो टूट गया, ये तो हमारा बाहर निकल गया अब, ठीक है। अब हमारा क्या, कौन सा मॉलिक्यूल बचा? CH3। अब फिर से हमारी होमोलिटिक क्लीवेज होगी इस टाइप से, एक रेडिकल, ये बॉन्ड हमारी टूटेगी, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ठीक है। और एक रेडिकल इसके पास ऑलरेडी है हमारा CH3 के पास, तो यहाँ पे क्या आएगा? CH3 रेडिकल, यहाँ पे CH2, 2 रेडिकल्स आ जाएंगे और 1। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी की वैल्यू जो थी वो थी हमारी 460 किलोजूल पर मोल, ठीक है। जब हमने देखी एक्सपेरिमेंटली तो इतनी आई थी। तो और देखो हम सिर्फ CH बॉन्ड को रहे हैं, लेकिन हमारी जो बॉन्ड की एनर्जी की वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है। किसकी वजह से? अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं वो डिफरेंट हो जा रहे हैं। पहले हमारा पूरा CH4 मॉलिक्यूल था, फिर हमारा CH3 मॉलिक्यूल था, फिर हमारा CH2 रह जाएगा। अब देखो CH2 रह गया ना हमारे पास। अब देखो 2 रेडिकल इसके पास ऑलरेडी है, अब यहाँ में एक और होमोलिटिक क्लीवेज कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 रेडिकल को हमने फिर से तोड़ा, यहाँ पे क्या बचेगा? CH3 रेडिकल्स आ जाएंगे प्लस H रेडिकल, और यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 423 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिर से हम होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे इस टाइप से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 रेडिकल थे इसके पास, यहाँ पे C1 2 3 एंड 4 रेडिकल्स प्लस H रेडिकल और 339 किलोजूल पर मोल। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो वैल्यूज आ रही हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज हैं। तो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्लियर हुआ। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 मोल मॉलिक्यूल में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होगी यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। बॉन्ड एनर्जी, द एवरेज ऑफ all the bond dissociation energy values of all the same type of bonds in a molecule,
अब देखो इन सभी, ये क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यूज, ये सारे जो हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज आई है ना हमारे CH बॉन्ड के लिए। अब CH4 में हमारे CH बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज डिफरेंट आई है हर एक के लिए, ठीक है, हर एक CH बॉन्ड के लिए डिफरेंट आई है। इन सभी वैल्यूज की अगर हम एवरेज लेंगे तब हमें सिंगल CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। अगर हम अब यहाँ पे CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू पूछे तो वो कितनी होगी इन अ मॉलिक्यूल, इन CH4 मॉलिक्यूल, तो वो कितनी होगी इन सभी वैल्यूज का एवरेज। अब इनका एवरेज कैसे निकालोगे, 439 460 प्लस 423 प्लस 439 को आप प्लस करोगे 1661 आएगा आपका। इसको हम डिवाइड कैसे कर देंगे, 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका 415.25 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एवरेज लिया है हमने इन सब वैल्यूज का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारे CH4 मॉलिक्यूल में CH की जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 415.25 किलो जूल पर मोल। समझ गए मेरी बात। अब बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में फर्क पता लग गया। अगर हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4 मॉलिक्यूल की पूछेंगे तो वो होगी 1661, इन सभी को प्लस कर देंगे, मतलब सभी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए टोटल हमें एनर्जी लगेगी इतनी। लेकिन अगर हम सिंगल बॉन्ड के लिए पूछें, सिंगल CH बॉन्ड के लिए पूछें इन CH4 मॉलिक्यूल, तो वो होगी हमारी इन सारी वैल्यूज का एवरेज, ठीक है, जो हमारी आई इतनी। समझ गए। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। तो इतना नोट डाउन कर लो पहले। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की वैल्यू डिफरेंट आती हैं। क्योंकि देखो हम सिर्फ CH बॉन्ड की बात कर रहे हैं अगर, तो हमारे CH4 में ही हमारे हर एक CH बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी। जैसे हमारी फर्स्ट आ रही थी 439, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें CH बॉन्ड के लिए ही, ये भी हम CH बॉन्ड के लिए कर रहे थे। बॉन्ड एनर्जी में क्या कर रहे थे, इन CH4 मॉलिक्यूल में हम सभी वैल्यूज का एवरेज ले रहे थे। तो यहाँ पे जब हम एवरेज की बात कर रहे थे तो हमारी 415.25 किलो जूल पर मोल आई थी, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यूज आई ना। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन और बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन डायटॉमिक मॉलिक्यूल में सेम होती है। अब अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, फर्स्ट है हमारा साइज ऑफ एटम। अब देखो एटम की साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की वैल्यू पे। जैसे हम बात करें CF बॉन्ड की, CCl बॉन्ड की, CBr बॉन्ड की एंड CI बॉन्ड की। अब देखो यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारा साइज इंक्रीज होता है, ये हमें पता है। साइज इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग कम होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना, जैसे ये कार्बन एटम है, ये फ्लोरीन, ये हमारा कार्बन, ये क्लोरीन, अब ये हमारा कार्बन, ये ब्रोमीन, और ये हमारा कार्बन, ये आयोडीन। अब देखो जो हमारी ओवरलैपिंग है यहाँ पे मैक्सिमम होगी और यहाँ पे मिनिमम होगी। दिख रही है आपको ओवरलैपिंग मिनिमम, ये हमारे बीच में है न्यूक्लियस इसके। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग इतनी हो रखी है, यहाँ पे साइज बड़ा होने के कारण हमारी ओवरलैपिंग कम हुई है, और यहाँ पे और कम और यहाँ पे और कम। उसकी वजह से क्या होता है, ओवरलैपिंग कम होने की वजह से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, इसका मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। आप इसको एक और वे से समझ सकते हो। पहले इतना लिख लो, जो हमारा साइज होता है एटम का वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा बॉन्ड एनर्जी के। अब आप इसको बॉन्ड लेंथ से भी समझ सकते हो, बॉन्ड लेंथ। अब देखो जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है हमारी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। ये देखो, ठीक है, हमारी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, अब हमें जो बड़ी चीज है हमारी, अगर लेंथ इतनी है तो हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग कम है। समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमारी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू होगी। ओवरलैपिंग ज्यादा सबसे ज्यादा होती है हमारे जिसका साइज स्मॉल हो एज कंपेयर टू जिसका साइज बिग हो।
समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए बॉन्ड लेंथ भी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी बॉन्ड एनर्जी के। क्यों होगी? क्योंकि देखो जितना हमारा बड़ा साइज है उतनी हमारी बॉन्ड लेंथ है। अगर हमारी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो ओवरलैपिंग कम होगी। इसका मतलब ओवरलैपिंग कम होने का मतलब हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उसमें उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगी। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ओवरलैपिंग ज्यादा है, तो हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर हमारा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। आप खुद सोचो किसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी? ऑब्वियसली 3 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज कम्पेयर टू 2, एज कम्पेयर टू 1। ठीक है, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, 2 बॉन्ड को उससे थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी और 3 बॉन्ड को सबसे ज्यादा चाहिए होगी। तो हमारा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर इस टाइप से आ जाएगा। समझ गए ना? ये तो सिंपल सी बात है। 3 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। समझ गए? फोर्थ हमारा लास्ट है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में देखो ये है हमारी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जिसने हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो जाके देख लीजिए, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, एंड देन है हमारी sp, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स है। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता होगा बॉन्ड एनर्जी पे? हमारा जो साइज होता है sp3 ऑर्बिटल का वो मैक्सिमम होता है, फिर sp2, फिर sp का। ठीक है, अब साइज ज्यादा होने की वजह से मैंने ये आपको पहले बता दिया था हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में कि हमारा साइज लार्जेस्ट होने की वजह से उसमें जो ओवरलैपिंग होती है एज कंपेयर टू sp एंड sp2 कम हो पाती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के भी देख लिया पहले भी, इनकी जब हमने स्ट्रक्चर बनाया कि ओवरलैपिंग कम होगी। ऑब्वियसली साइज बड़ा है हमारा तो ओवरलैपिंग को उसका जो बड़ा एटम है वो थोड़े ही पोर्शन उसका ओवरलैप कर पाएगा, पूरा आधा पोर्शन ही ओवरलैप कर पाएगा। छोटे एटम में क्या होता है हमारा कि आधा हमारा पोर्शन ओवरलैप कर लेता है, लेकिन बड़े एटम में क्या होगा, इसका इतना पोर्शन तो हमारा ओवरलैप किया ही नहीं, इतना ही पोर्शन ओवरलैप कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब ओवरलैपिंग इसमें कम होगी, इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इसकी बॉन्ड को हम इजीली तोड़ सकते हैं। तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा? sp, sp2 एंड sp3। फर्स्ट फैक्टर तो इसका साइज वाला लग जाएगा। एक और फैक्टर लग सकता है एस करेक्टर। एस करेक्टर जिसका ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। कैसे? एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब मैंने आपको बार बार समझाती हूँ। एस करेक्टर ज्यादा है इसका मतलब न्यूक्लियस के उतने ज्यादा क्लोज है, उसका मतलब उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी और उसको बॉन्ड को तोड़ पाना उतना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जो पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर जो है हमारा एस का होता है, फिर पी, फिर डी एंड फिर एफ। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर यही होता है हमारा। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या है कि कौन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है ऑर्बिटल। अब देखो एस वाले ज्यादा क्लोज है, इसका मतलब न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होने की वजह से उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने की वजह से उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा एसपी में देखो हमारा एस करेक्टर 50% है, इसमें 33.33% है, इसमें 25% है। ठीक है, एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, उतनी ज्यादा हमारी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होगी। समझ गए ये सब बातें? तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो आप। सबसे पहले हमने क्या देखा? साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड एनर्जी। सेकेंड हमने देखा बॉन्ड लेंथ जो होती है वो भी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। साइज में ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट लगाया है हमने, इस टाइप से आप नोट्स बना लिए करो, ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट। और लेंथ में भी हमने ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट लगाया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कंसेप्ट लगाया कि ओवरलैपिंग जितनी कम होगी उतनी कम हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतना जल्दी हम उसको तोड़ पाएंगे। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट लगाया। थर्ड हमने हाइब्रिडाइजेशन में क्या कंसेप्ट लगाया? एस करेक्टर जिसका ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा, साइज जिस ऑर्बिटल का ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उसकी कम होगी, ये वाले लगाए। और हमने बॉन्ड ऑर्डर का तो देख ही लिया, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी। तो ये आप नोट्स में इस टाइप से डाल सकते हो।
तो आज के लिए हम इतना करते हैं, इसको देख लो, आप देख लो। आज के लिए हम इतना करते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल को। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।